नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कर्ज माफी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है। सरकार से बातचीत नाकाम रहने पर किसानों ने सब्जी और दूध को बाजार में नहीं बेचने का फैसला किया है। इस बीच किसानों ने जगह जगह पर हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, खेती के लिए बगैर ब्याज का कर्ज देने, 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने और दूध के दाम 50 रुपए से अधिक करने की मांग भी कर रहे हैं। उतारना कुछ इस तरह शुरू किया। नासिक, अहमदनगर और येवला में किसानों ने दूध सड़क पर बहा दिया और ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो मुंबई को दूध और सब्जी की सप्लाई नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के और भी कई हिस्सों में किसानों ने मुंबई की ओर जाने वाले सब्जियों के ट्रक रोक दिए। हालांकि हड़ताल का पहला दिन था, इसलिए मुंबई की सब्जी मंडियों में ज्यादा किल्लत नहीं दिखाई दी। हड़ताल खिंची तो असर दिखाई दे सकता है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में हैं। किसानों की ये मांग है कि उन्हें जो है उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, कर्ज माफी हो। आप देख सकते हैं आज यहाँ जो है सब्जियां आई हुई है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि आज जो है हड़ताल की गई है, तो ऐसे में इसका कल जो है वो असर देखने को मिलेगा। किसानों की बुधवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर है। किसान खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने और पेंशन, सिंचाई सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार दूध खरीद की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर तय करे। किसान क्रांति जन आंदोलन कमेटी का दावा है कि हड़ताल में महाराष्ट्र के 80% किसान शामिल हैं। और इस बीच मेरे सहयोगी विशाल करोले अहमदनगर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है और आज तस्वीरें जो आई वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। हजारों लीटर दूध सड़क पर बहा दिया गया है। अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या मांगे किसानों की और सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है इनसे बातचीत करने को लेकर? देखिए, सरकार के तरफ से अभी कोई भी पहल हुई नहीं है। जब किसानों की मुख्यमंत्री के साथ परसों चर्चा हुई थी, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया था। उसके चलते अभी किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरह मांगे सरकार मान्य नहीं कर लेती, तब तक सरकार से कोई चर्चा नहीं होगी। किसानों का आंदोलन अभी शुरू हो चुका है। आज सुबह से यह आंदोलन शुरू हो चुका है। कई जगह पे रास्ते पे आंदोलन हुआ है, कई जगह दूध रास्तों पर फेंक दिया गया है। तो जो भी भाजी है वो भी मार्केट में नहीं ला रही है। इसकी वजह से आम जनता को तो तकलीफ हो रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि इतनी बार हमें माफ कर दीजिए। बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम सरकार की तरफ अपनी मांगे रख रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी तकलीफ होती है तो होने दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन किसानों की यह हड़ताल अभी शुरू रहेगी जब तक सरकार, जो राज्य सरकार है, जो किसानों की जो भी कुछ मांगे हैं, जो कर्ज माफी की मांगे हैं, दूध का भाव बढ़ाने की मांगे है, किसानों को पेंशन के लेके चलते मांगे, ये मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। आज पहला दिन है और ये हड़ताल कल परसों, यानी जब तक मांगे पूरी तरह सरकार एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक चलती ही रहेगी। विशाल, एक बात बताइए, अभी तक आपको कहां-कहां से इनपुट मिल रहा है? पूरे महाराष्ट्र में कहां-कहां पर ऐसे आंदोलन हो रहे हैं और क्या इस पे कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी है? क्या इस आंदोलन को कोई राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है क्या? जी नहीं, अभी तक तो इस आंदोलन को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई भी पक्ष ने इस आंदोलन में अभी सक्रिय सहभाग नहीं लिया है। लेकिन किसानों का आंदोलन पूरी तरह, देखिए, मराठवाड़ा के 8 जिलों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। अहमदनगर, नासिक, इन जिलों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। पूना में किसानों का आंदोलन चल रहा है। और इसका पूरे तरह से जो तकलीफ हो रही है वो मुंबई, पूना, नागपुर, औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों को हो रही है। वहाँ का सप्लाई पूरी तरह किसानों ने रोक दिया है। उसके चलते आंदोलन भी अभी 15 से 20 जिलों में चल रहा है, लेकिन जो तकलीफ है वो पूरी तरह बड़ी शहरों को अभी हो रही है। ठीक है, शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे अपडेट लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जैसा कि विशाल बता रहे थे तो आंदोलन केवल अहमदनगर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जगहों पर चल रहा है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लग रहा है कि किसान वाकई बहुत गुस्सा है सरकार से और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए। आगे बढ़ते इस बारे में आपको अपडेट देंगे, लेकिन अब जल्द ही कंपनियों को प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी पड़ेगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेजिंग कमोडिटीज नियमों में बदलाव किए थे, जिन्हें कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय अगले हफ्ते इन नियमों को नोटिफाई करेगा। बार कोडिंग में प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होगी। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको दी थी कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय पैकेजिंग पर एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कीमत और एक्सपायरी डेट बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए नियम लाने जा रहा है। असीम मनचंदा, जी मीडिया संवाददाता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। असीम, इस फैसले से
कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको कितना फायदा होता देखते हैं आप? देखिए, जी मीडिया ने एक कैंपेन जो है वो चलाया था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है या एमआरपी है वो काफ़ी छोटे अक्षरों में जो है वो लिखा होता है और उपभोक्ता को वो ढूंढना पड़ता है। और उपभोक्ता जब कई बार चीज़ खरीद करके घर पहुंच जाता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज़ जो है एक्सपायर जो है वो हो चुकी है। उसके बाद उसको काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो उसके बाद कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने हकीकत में आते हुए नई गाइडलाइन जो है वो जारी करने जा रहा है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कानून मंत्रालय ने इसको हरी झंडी दे दी है और अगले हफ्ते ये गाइडलाइन जो है वो जारी हो सकती है, जिसमें कि एक्सपायरी जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, एमआरपी जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। जो पहले कानून था उससे 2 गुना फॉन्ट जो है वो कर दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर आपको जो फॉन्ट जो पहले परमिट था उसको डबल कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर्स के लिए राहत की बात होगी कि अब उनको एक्सपायरी डेट या जैसी चीज़ें उनको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और काफ़ी आसानी से जो है उनको मिल जाएंगी। शुक्रिया असीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारी डिस्काउंट के नाम पर ई कॉमर्स कंपनियां अब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने जा रहा है। आरोप लगते रहे कि कंपनियां बिक्री के दौरान उत्पादों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस बढ़ा देती थीं और बाद में उस पर डिस्काउंट देती थीं। उपभोक्ता को लगता था कि उसे सामान काफी सस्ती कीमत पर मिला है, जबकि बाजार में उसका एमआरपी कम होता था। ई कॉमर्स कंपनियों की दलील थी कि सेलर्स उसके प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस में उन्हें पुख्ता करना होगा कि उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का एमआरपी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया हो। विभाग इस पर अगले हफ्ते गाइडलाइंस भी जारी करेगा। उधर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने बात की केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से। बात करने के लिए हमारे साथ है पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी। सर, 3 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। आप ज़रूर ये कहेंगे कि ये 3 साल बेमिसाल रहे, पर मैं आपके मंत्रालय के लिहाज से समझना चाहूँगा कि ये कैसे और क्यों? नहीं, ये बेमिसाल नहीं, इनक्रेडिबल रहे। वास्तव के अंदर पर्यटन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके महत्व को और ज़रूरत को, आज युवतम देश है हमारा विश्व का, और युवतम देश होने के नाते आज हमारे सामने जो बहुत बड़ी एक ज़रूरत है हमारी, वो है युवाओं को रोज़गार देने की। भारत की अपनी पहचान, भारत की सबसे बड़ी अगर पहचान है तो हमारी घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज एंड कल्चर है। पर्यटन की दृष्टि से वह सब कुछ हमारे पास है जो विश्व के बहुत सारे देशों के पास नहीं है। कहीं बर्फ़ है तो कहीं समुद्र नहीं है, समुद्र है तो वाइल्ड लाइफ नहीं है, वाइल्ड लाइफ है तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ मैं कहता हूँ अराउंड द ईयर का टूरिज़्म, नेम एनीथिंग। आप 73% विश्व का हिमालय हमारे पास है, माँ गंगा हमारे पास है, 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा हमारे पास है, राजस्थान का डेजर्ट हमारे पास है, कुल्लू मनाली की बर्फ़ हमारे पास है। तो नेम एनीथिंग एंड वी आर देयर। इस महत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से समझा, और चाहे लाल किले की प्राचीन मेडिसिन स्क्वायर से उन्होंने हमेशा बात की पर्यटन को किस तरह देश का एक कल्चर को प्रोपेगेट करने का टूल बनाए, विदेशी मुद्रा अर्जन का साधन बनाए, युवाओं के रोजगार का साधन बनाए और महिला सशक्तिकरण का भी का साधन बने। आज उसी सभी विषयों पर मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और सफलता हमारे साथ साथ मूव कर रही है। आज विश्व में जहां पर्यटकों की ग्रोथ संख्या 4.6% एवरेज है और भारत की ये 15.4% है। मैं समझता हूँ 1,33,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा पिछले वर्ष हमने कमाई थी। इस वर्ष वह 1,56,000 करोड़ हो गई है। पूरे विश्व के अगर आंकड़ों का अगर हम बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि इसका परिणाम भी आ गया। इन आंकड़ों के लिए हमें किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड ने, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आज से 10 दिन पहले ही आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 136 देश जो पर्यटकों की दृष्टि से हैं। भारत 2013 में 65वें स्थान पर था 136 देशों में। 2015 में हम 52वें स्थान पर आए और 2017 में हम 40वें स्थान। 3 साल में 25 अंक का पॉजिटिव इजाफा, जबकि अमेरिका 4 पॉइंट नीचे गया, जापान 2 पॉइंट ऊपर आए,
चाइना 4 पॉइंट ऊपर गए, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे आया, भारत 12 पॉइंट ऊपर आकर 25 स्थान का जंप भारत ने लिया है। आईटीडीसी आप ही का उपक्रम है और आईटीडीसी में जिस तरीके से 8 होटल में घाटा हुआ, सरकार उसको लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। 3 होटल तो स्टेट को सौंप दिए गए हैं, एक जो है उससे भी होटल जनपद से आप हाथ खींच रहे हैं। बाकी होटल को लेकर क्या योजना है और कुल मिलाकर सरकार होटल से इस तरीके से हाथ क्यों खींच रही? क्या वो चलाना नहीं चाहती, चला नहीं पा रही, या क्या है कि जो योजना में शामिल है? देखिए, इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत साफ है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस। होटल चलाना गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। हो सकता है आज से 30 साल पहले कभी ज़रूरत महसूस हुई हो, लेकिन होटल इज़ ए इंडस्ट्री ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी मीन्स डजंट मीन्स गवर्नमेंट। उनका पूरा डायरेक्शन है कि हम इस होटल इंडस्ट्री से अपने आप को अलग रखें। कॉरपोरेट वर्ल्ड आ चुका है, आज उनके हाथों में होटल का काम जाए और इस दिशा में काम शुरू हो गए। हमारे 17 होटल से 17 में से 16 होटल में से 4 का हो चुका है और बाकी 7, 8, 10 का भी मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसको डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए या प्राइवेट पार्टीज को सौंपने के लिए क्या विचार चल रहा है? देखिए, पूरी 100% पारदर्शिता के साथ हम इन होटल्स को, जॉइंट वेंचर्स को, प्राइवेट पार्टी को, रेप्यूटेड होटेलियर्स को हम देंगे, या स्टेट गवर्नमेंट है खुद लेके अगर उनको किसी को देना चाहती है तो हम स्टेट गवर्नमेंटों के साथ भी एमओयू को कर। फिलहाल हॉट टॉपिक है एयर इंडिया, और आप चूंकि एविएशन मंत्रालय का जिम्मा अपने एक अच्छे खासे वक्त तक देखा समझा है, इस पर आपकी राय समझना चाहूँगा कि एयर इंडिया को लेकर सरकार का मत ये है कि लगातार घाटे में जा रही है और अब सरकार को एयर इंडिया से अपने हाथ खींचना चाहिए, यानी कि प्राइवेट पार्टी को उसको सौंप देना चाहिए। आप जब एविएशन मंत्रालय में थे तब एयर इंडिया की स्थिति को आपने किस तरीके से देखा समझा, और क्या आप इस तर्क के साथ सहमत हैं कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना चाहिए? देखिए, एयर इंडिया का भी मैं अखबारों के माध्यम से मैं उस मंत्री नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा बोलना उचित नहीं होगा उस पर। एयर इंडिया को हम लोगों ने उस वक्त भी उसकी डीप स्टडी की थी, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वीकनेस है, स्वॉट एनालिसिस हमने की थी। करीबन 50,000 करोड़ के डेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उस सब को पूरा करने के लिए, मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, कुछ इंक्वायरी भी शायद सेट की गई कि आखिरकार इतने डेट्स क्यों हुए। सीबीआई ने परचेजेस की वजह से प्लेन्स परचेज करने, इसको रिव्यू तो हमें करना होगा। हालांकि मुझे खुशी, पिछले साल 2400 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफिट एयर इंडिया ने प्राप्त किया था, लेकिन इसके भविष्य को देखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये संस्थान एयर इंडिया अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो और किसी तरह का लॉस ना हो। ये इसके प्रयास हमें करने हों। तो आप सुन रहे थे पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा है कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को लेकर जीएसटी काउंसिल में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर सवाल उठाए थे। अमित मित्रा का कहना था कि जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी नहीं हैं और इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं होगा। उन्होंने जीएसटी नियमों में भी बदलाव की मांग की थी। उनका कहना था कि एसएमईज इसके लिए अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अब तक काउंसिल के सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्य अड़ंगा तो नहीं डालेंगे। हालांकि अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार है। GST decisions are all taken by consensus, and so far we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST Council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date. And we are in a state of preparedness for the 1st of July.
आगे बढ़ते हैं। आपका हमारा हम सब का दिल बहलाने वाले अम्यूजमेंट पार्क 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। जीएसटी में 28% के टैक्स दायरे में रखे जाने से अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री परेशान है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अशोक गोयल का कहना है कि 28% की दर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हाँ सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है 28% के, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल अम्यूज़मेंट पार्क इंडस्ट्री के ऊपर इसका? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्वालिफाई कर दूं कि मुझे लगता है कि केवल बंचिंग का इशू है, ये इंटेंशनल नहीं किया गया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, शायद लोगों ने सोचा होगा कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अम्यूजमेंट इंडस्ट्री चूंकि कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं करती है, इसलिए इनपुट क्रेडिट भी केवल 2 से 2.5% का हमें मिलेगा। तो नेट इम्पैक्ट जो है 28%, और पहले मीन रेट एंटरटेनमेंट टैक्स का 15% था, अब 28 होने से और 2-3% आप इनपुट क्रेडिट भी माइनस कर दें तो नेट इम्पैक्ट 10% बढ़ोतरी होती है। और इंडस्ट्री का जो मार्जिन है केवल 7 से 8% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ये 10% यदि पूरा बढ़ के देना पड़ा तो इंडस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट वेफर थिन मार्जिन फ्रॉम प्रॉफिट इट विल गो इनटू लॉस मेकिंग। जीएसटी के चक्कर में दवाओं की किल्लत नहीं होगी। दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिलाना शुरू कर दिया है कि जीएसटी की वजह से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जीएसटी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को पुराने स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी की पूरी भरपाई नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को डर है कि पुराने स्टॉक पर नुकसान होगा, ऐसे में उनका मार्जिन घट जाएगा। दवा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच जीएसटी से नुकसान को लेकर सहमति बनती दिख रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स अब जीएसटी के चक्कर में दवाओं के पुराने स्टॉक को कम नहीं करेंगे। ज्यादातर दवा कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को भरोसा दिया है कि जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। जीएसटी ट्रांजिशन नियमों के तहत जो एक्साइज ड्यूटी नहीं अदा करते उन्हें 40% ही रिफंड मिलेगा। दिक्कत यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स वैट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपको कोई नुकसान हो तो हम आपको, कुछ कंपनियों ने कहा है कि हम आपको भरपाई करके देंगे उसका, ऐसा कहा है। और हमने गवर्नमेंट को भी कहा है कि जो भी नॉर्म रहेगा रिटर्न का वो उनको पूरा 100% ही देना चाहिए। दरअसल दवाओं के डिस्ट्रीब्यूटर्स जीएसटी की वजह से अतिरिक्त बोझ लेने को तैयार नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फार्मा कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी कि वो जीएसटी से पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की भरपाई करें, नहीं तो रिटेलर्स केवल उन्हीं दवा कंपनियों से नया स्टॉक लेंगे जो जीएसटी से आने वाला बोझ उठाएंगी। दूसरी मुश्किल ये है कि थोक स्टॉक पर 5% की दर से वैट लगता है, जबकि जीएसटी की दर 12% होगी। इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान की चिंता है। जो कैलकुलेशन हमने करी है, करीबन 7% का लॉस ट्रेड को होगा ये जीएसटी में। तो अगर मैन्युफैक्चरर ये नहीं देंगे तो हमारा जो मार्जिन है, आज रिटेल होलसेल का मार्जिन 8%, उसमें अगर 7% का फर्क पड़ेगा तो वो लोग मांग नहीं मांगा कि शॉर्टेज होगा। एक्साइज ड्यूटी रिफंड के मामले में सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार की दलील है कि एक ही दवा कंपनियों के एक ही कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट टैक्स फ्री जोन में बनते हैं, जबकि बाकी पर एक्साइज ड्यूटी लागू होती है। ऐसे में बिना दस्तावेजी सबूत के किस आधार पर टैक्स क्रेडिट दिया जाए? अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। उधर सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिशें तेज कर दी है। एयर इंडिया में विनिवेश के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंप दिया है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एयर इंडिया के विनिवेश पर मैकेनिज्म तैयार करना है और इसके निजीकरण पर फैसला लेना है। नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा है कि एयर इंडिया को किसी घरेलू इन्वेस्टर को ही बेचा जाना चाहिए। एयर इंडिया का प्रश्न है, कुछ दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी टिप्पणी की थी और नीति आयोग ने अपना सुझाव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया है और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से उसके डाइवेस्टमेंट का प्रयास किया और या उसके प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा सकता है।
तो रिलायंस कम्युनिकेशंस के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। कंपनी पर बैंकों का 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों को डर है कि कंपनी ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर सकती है। कंपनी की हालत और लोन डिफॉल्ट पर कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी कल मीडिया से बात करेंगे। कई बैंक रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन को एनपीए घोषित करने पर फैसला ले सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज केयर, इकरा और फिच ने कंपनी की रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है, जिससे कंपनी के डिफॉल्ट होने की आशंका जताई जाने लगी है। इसी हफ्ते अनिल अंबानी ने टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। फिच रेटिंग्स ने आरकॉम की रेटिंग B+ से घटाकर CCC कर दी है। फिच के नितिन सोनी ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ा है। उन्होंने कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठाए। We have downgraded the ratings for Reliance Communications CCC, and we believe that the liquidity is very poor and some kind of a default is a real possibility. The EBITDA for financial year 2017 has declined to 49 billion Indian rupees, which is not sufficient to pay for the interest cost of 55 billion and a maintenance capex of 15 billion. So we think that the liquidity is so poor and the cash available is only 14 billion and they have a short-term debt of 109 billion. So there is a high credit risk involved here. That's why we have downgraded it to CCC. उधर Xiaomi इंडिया ने Redmi 4 और Redmi 4A को नए सिरे से लॉन्च किया है। ये लॉन्च ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर किया गया है। Redmi 4 की कीमत कंपनी ने 6,999 रुपए रखी है, जबकि Redmi 4A की कीमत 5,999 रुपए रखी है। Redmi 4A और Redmi 4 दोनों में ही 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कंपनी ने देश में पहला MI राउटर 3C भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1,199 रुपए रखी है। कंपनी के मुताबिक MI राउटर 3C में 64 MB रैम है और इससे 300 Mbps की स्पीड संभव है। एक साथ इससे 64 डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकेंगी। इसमें पहली फीचर ये जो कमाल की है वो है इसकी रेंज। नॉर्मल राउटर्स के साथ क्या होता है कि आप घर के अंदर कुछ जोन्स होंगे जहाँ पे अच्छे सिग्नल नहीं मिलेंगे, और मी राउटर 3C में आपको 80 मीटर्स की रेंज मिलती है और पूरे घर के अंदर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। इसका स्मार्ट वाईफाई ऐप, तो हम एक ऐप देते हैं जो कि बोलते हैं इसको मी वाईफाई ऐप। उसके थ्रू आप बड़ी इजीली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हैं, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कितना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, और आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं या डेटा लिमिट लगा सकते हैं। और अब उबर से कैब बुक करने के लिए आपको ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप फ़ोन कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके कैब बुक करा सकेंगे। उबर इस फीचर को बहुत जल्द भारतीय मार्केट में पेश करने जा रही है। उबर की R&D टीम ने इस पर टेस्ट शुरू कर दिया है। भारत में स्मार्टफोन्स ने उपभोक्ताओं की जिंदगी भले ही आसान करने में मदद करी हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन ना होने के कारण डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर जल्द ही भारत में बिना ऐप के भी कैब बुक करने का विकल्प ढूंढ रही है। दरअसल बेंगलुरु में स्थित उबर के R&D सेंटर में इस विकल्प पर काम हो रहा है कि कैसे उपभोक्ता सिर्फ कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर कैब बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसी चैट ऑप्शन के माध्यम से भी कैब बुक करने पर विचार कर रही है। भारत में पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन की डिमांड जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो या तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, और जो करते हैं उन्हें ऐप्स डाउनलोड कर इस्तेमाल करना नहीं आता। और भारतीय मार्केट की क्षमता को देखते हुए उबर भारत में कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहता। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में ओला ने ऑफलाइन बुकिंग फीचर की शुरुआत की थी, जिसमें यात्री बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कैब बुक करा सकते हैं। और इसी तर्ज पर उबर भी भारत में यात्रियों के लिए नए विकल्प लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत उबर के लिए अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। हालांकि इन नई सुविधाओं से ग्राहकों को जरूर फायदा होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या उबर इन सुविधाओं से उपभोक्ता को आकर्षित कर पाता है या नहीं। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरें बस इतनी। नमस्कार।